हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऐसे एजुकेट जेनिक्स में। ठीक है, जिसमें हम आज अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हम अपना। ठीक है, इसमें हम लोग इतिहास के बारे में आपको डिटेल में डीप में नॉलेज देने वाले हैं। पूरा गहराई से पूर्वक आपको अध्ययन करना पड़ेगा इसमें हिस्ट्री का। आपको पता है कि किसी भी प्रकार के जीके की शुरुआत हिस्ट्री से ही होती है। जीके यानी जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस वगैरह जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसकी शुरुआत ही जो है वो हिस्ट्री से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहला जो आपका हम लोग जीके में सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। और हिस्ट्री का हम लोग जो कंटेंट आपके लिए लाए हैं ये बेहद ही अनोखा कंटेंट है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन इतिहास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम इतिहास में जो जो चीज़ें टर्म्स वगैरह यूज होती हैं, जो टर्म्स या जो एक्रोनिम्स हैं, जो संक्षिप्त वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चीज़ों को गहराई पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे ये BC AD सबके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल आपको पढ़ाने नहीं बल्कि हम लोग आपको इन चीज़ों को पूरा अच्छी तरीके से हम लोग फील करवा कर दिखाएंगे। ठीक है, आपको मज़ा आएगा हमारे साथ जुड़कर। हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस चैनल को ऐसे एजुकेट जेनिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर। हो सकता है आपके कुछ प्रयास आपके कुछ और दोस्तों के काम आए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब अपने इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पहले सबसे हमारा जो हिस्ट्री है तो उसे व्हाट इज अ हिस्ट्री, हिस्ट्री कहते किसे एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का मीनिंग ही होता है स्टडी अबाउट पास्ट। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ से आया, ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कैसे ग्रो किया, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने कैसे कैसे अचीवमेंट्स हासिल किए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं अपने इतिहास के इस सीरीज में। ठीक है, हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक का एक वर्ड है, ग्रीक लेटर जिसका नाम है हिस्टोरिया। एक ग्रीक शब्द जिसका नाम हिस्टोरिया था, उस पर से ये शब्द हिस्ट्री लिया गया था। ओके दोस्तों, ठीक है। हिस्ट्री में एक्चुअली हम 3 अलग अलग पीरियड में हिस्ट्री को बांट दिया गया, जिसमें हम लोग पहला पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पुराने सिक्के, स्टोन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, पत्थरों के बारे में, कौन कौन से पत्थरों का उपयोग वो लोग करते थे, कैसे कैसे वो लोग अपना भोजन पकाते थे, किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे पुराने समय में, कैसे गुफाओं वगैरह में वो लोग रहते थे। हम इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे अपने गुफाओं में रहता था और चित्र के जरिए अपने भावों को प्रकट करता था। मिडिवल हिस्ट्री में इंसानों के अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि आई, शासन वगैरह करने का बुद्धि है, राजनीति वगैरह उनको समझ में आया कि राजनीति क्या होता है, हमें भी शासन करना चाहिए, अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, समुदाय के अंदर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस मिडिवल हिस्ट्री में राजा महाराजा, शासन व्यवस्था, युद्ध वगैरह के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि किस किस प्रकार के युद्ध हुए थे मिडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री में फिर आज तक का जो भी इतिहास वगैरह रहा है हमारे भारत के आज़ादी से लेकर अब तक का जो भी इतिहास रहा है हमारे भारत का, जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने राष्ट्रपति हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो इस तरह इतिहास को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा दोस्तों, ये ऐतिहासिक सोर्सेस क्या क्या होती है, इतिहास की जो स्रोत होती है, इतिहास के बारे में जानने के लिए जो सोर्सेस होते हैं, हमको कहाँ कहाँ से पता चलता है कि ये चीज़ें ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हमारे पुराने समय में लोग इस राजा के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, उस राजा के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। पुराने समय में लोग आग जलाना कैसे सीखा, इन सभी चीज़ों का अलग अलग सोर्स होता है। कुछ सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जो एक्सकेवेशन यानी खुदाई वगैरह में, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेखों पर, और न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्कों के द्वारा पता चलते हैं। और कुछ सोर्सेस लिटरेरी होते हैं जो लिखित सोर्सेस होते हैं। ठीक है, लिखित सोर्सेस में जो पुराने समय के लेखकों द्वारा, कवियों के द्वारा, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमारे लिखित सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में एक्सकेवेशन यानी खुदाई, इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, और न्यूमिस्मेटिक्स यानी जो पुराने ज़माने के सिक्के वगैरह होते हैं राजा महाराजा द्वारा चलाए जाने वाले अपने अपने राज्य में, उन सिक्कों के द्वारा हमें उस समय के राज्य और शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेस में हमारे जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, रामायण महाभारत। नॉन रिलीजियस बुक्स में जो हमारे आज के लेखक वगैरह जिन्होंने बुक वगैरह लिखा है, जैसे रामचंद्र गुहा जी, रामचंद्र गुहा और बहुत सारे अलग अलग लेखकों ने कई सारे ऐसे नॉन रिलीजियस बुक्स में लिखा है। ठीक है, एंड फॉरेनर्स अकाउंट में, यहाँ पे फॉरेनर्स अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉरेनर्स अकाउंट में उन फॉरेन लोगों के बारे में जो पुराने समय में, एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट टाइम पीरियड में भारत में घूमने के लिए आए थे और भारत की राज्य व्यवस्था को जानने, शासन व्यवस्था को जानने, भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्था, भारत के लोगों के बारे में जानने और भारत किस तरह का देश है इस बारे में जिन्होंने अपने अपने
पुराने समय में दूसरे देशों से आए और हमारे भारत को पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन किया, उन फॉरेनर्स के द्वारा जो लिखे गए किताब है उनको हम फॉरेनर्स अकाउंट्स में गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरेनर्स अकाउंट्स में उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण नाम आएगा जिसका नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज भारत में आने वाला पहला फॉरेन एम्बेसडर था, यानी पहला फॉरेन व्यक्ति था, फॉरेन टूरिस्ट था, ये कह लो कि जो भारत में आया था और भारत में आकर उन्होंने भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की संस्कृति, भारत का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यताएं हैं, उसको पहचाना और अच्छी तरह के तरीके से एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। उसने इंडिया के ऊपर पूरा का पूरा एक किताब लिखा जिसका नाम ही उसने रख दिया इंडिका। ठीक है, और ये मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई किताब जो है बहुत बार परीक्षाओं में, बड़े बड़े रेलवे के, एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है आपको, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिका जो थी वो मैगस्थनीज ने लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है। दोस्तों हेरोडोटस जो थे उन्होंने पहली बार इतिहास के ऊपर कोई किताब लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री। 430 बीसी में उन्होंने पहली बार अपनी केवल एक ही किताब लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम था द हिस्ट्रीज, और इसीलिए उनके द्वारा पहली बार लिखी गई किताब द हिस्ट्रीज थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस का जन्म एक्चुअली ग्रीस में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर 1795 में लियोपोल्ड वॉल रैंके जो इटली के रहने वाले थे वो आए और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। आज के समय का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें हेरोडोटस ने केवल ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में लिखा था कि इंसान वगैरह कहाँ से आए थे, लेकिन लियोपोल्ड वॉन रैंके जो है इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री, इन्होंने बताया कि हमें ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ साथ हमें ऐतिहासिक संस्कृति, ऐतिहासिक सभ्यताएं, हमारे देश दुनिया में जो सभ्यताएं आज तक चल रही हैं और जो सभ्यताएं आकर खत्म हो गई हैं, उन सभी सभ्यताओं का जो सम्मेलन है वो इतिहास की किताबों में होना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारी संस्कृति कितनी महान हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताई दी आपको। मैगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ओके, वो भारत के पहले, मैगस्थनीज जो थे वो भारत के पहले मतलब फॉरेन एम्बेसडर थे जो भारत के बारे में अध्ययन करने आए थे। इसके बाद सिस्टम ऑफ डेटिंग का भी यूज होगा आपको बीसी और एडी, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इतिहास जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो ये ज़्यादातर ये दो शब्द जो हैं बीसी और एडी ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ये समय पीरियड है, ये एक समय पीरियड है, कालखंड है, जिसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी जिस वर्ष में भगवान लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े महान धर्मगुरुओं में आते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, उनके जन्म के समय के पहले के समय को हम लोग बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं, और उनके जन्म के बाद के समय को हम एडी बोलते हैं। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। इसी एनो डोमिनी को हम लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं, सीई यानी सीई, इसको हम लोग सीई से दर्शाते हैं, कॉमन एरा। ठीक है दोस्तों, एनो डोमिनो इट डिनोट्स द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। भगवान जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले जो समय होता है वो समय सीधा चलने लगा और उसी को हम लोग एडी बोलते हैं। आगे हम लोग इस सिस्टम ऑफ डेटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आगे इस वाली स्लाइड पर। ठीक है दोस्तों, इसमें टाइमलाइन दिया, टाइमलाइन से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और एक का वर्ष दिखा रहा है। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए, एक और एक का वर्ष। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक और एक का वर्ष है, इसी एक वर्ष में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इस एक वर्ष से पहले का जो समय था वो हमेशा उल्टा चलता है। देखो दोस्तों, 2000 के बाद 1500 के बाद 1000 के बाद 500 के बाद ऐसे करते करते 218 बीसी, 218 के बाद एक बीसी आ गया, एक बीसी के बाद फिर एक एडी स्टार्ट हुआ, एक एडी के बाद फिर ऐसे करते करते 400 साल और बीत गए, 500 एडी आया, 500 एडी के बाद 1000 एडी आया, 1000 एडी के बाद 1500, फिर 2000, इस तरह से करते करते लगातार आज हम 2021 के वर्ष में क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। 2021 एडी में हम जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जन्म ये एक वर्ष में हुआ था, जिनके जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट, और जिनके जन्म के बाद के समय को एनो डोमिनी कहते हैं यानी एडी, जिसको हम लोग कॉमन एरा से भी दर्शाते हैं। ओके, टाइम ग्लोसरी। देखिए दोस्तों, टाइम ग्लोसरी का अर्थ होता है कि टाइम के बारे में अलग अलग टाइम को अलग अलग तरह से बताया जाता है। ठीक है, जैसे जो डिकेड होता है, 10 साल का जो समय होता है, द पीरियड ऑफ 10 ईयर, द पीरियड ऑफ जो 10 ईयर्स होता है, 10 साल का जो समय होता है उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं। हिंदी में इसे दशक बोला जाता है दोस्तों। और फिर आपको डिकेड के बाद आपको दूसरा ये समझना चाहिए, पीरियड ऑफ जो 100 ईयर्स होता है, 10 साल के समय को डिकेड बोलते हैं, और जो पीरियड ऑफ 100 ईयर यानी 100 साल का जो समय होता है, 100 साल का जो समय होता है उसे हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो 100 साल के समय में सबसे शुरुआत के जो 50 साल होते हैं, स्टार्टिंग के जो 50 साल होते हैं, स्टार्टिंग 50 ईयर्स ऑफ सेंचुरी, स्टार्टिंग 50 ईयर्स ऑफ सेंचुरी, शुरुआत के जो 50 साल होते हैं उसको हम लोग फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और जो आगे के आने वाले दूसरे वाले जो बाकी के 50 साल होते हैं उसको हम लोग लेटर, जो 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी होता है, एक सेंचुरी का जो बाद का 50 वर्ष होता है, उसको हम लोग सेकेंड हाफ बोलते हैं। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का मतलब भी आपको कई बार यूज होगा इतिहास के आगे की सीरीज में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये शुरुआत के 50 सालों के बारे में बात किया जा रहा है और यहाँ पर सेकेंड हाफ ईयर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ओके। जो पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स होता है उसको हम लोग मिलेनियम बोलते हैं। ओके दोस्तों, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स जो होता है, 1000 साल का जो समय होता है, उसे मिलेनियम कहा जाता है। और जो सेवरल 100 मिलियन ईयर्स होते हैं, यानी कई हजार सालों का जो समय होता है, कई हजार साल तक कोई एक टाइम पीरियड, कोई एक राजा या महाराजा राज करता है, तो उसे हम लोग एक एरा बोलते हैं, यानी एक युग बोलते हैं। आइए आगे की स्लाइड में हम चलते हैं। इम्पोर्टेंट एरास, अलग अलग महत्वपूर्ण युगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण युग है जो इस समय चल रहा है उसका नाम है कली एरा, यानी कली युग जिसको बोलते हैं। 3101 बीसी से लेकर टिल नाउ, यानी आज तक का जो समय है उसे आज तक जो चलता चला रहा है, 3101 बीसी से शुरू हुआ। भगवान कृष्ण के जब बैकुंठ धाम गए थे उसके बाद से ही कली युग शुरू हो गया था, और उससे उधर से लेकर 3101 बीसी से लेकर आज तक लगातार कलयुग चलता चला रहा है। बिगेन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वॉर, महाभारत युद्ध के 20 साल बाद, महाभारत का जब युद्ध खत्म हो गया उसके 20 साल के बाद कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग कब शुरू हुआ? जब भगवान कृष्ण बैकुंठ धाम को चले गए थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कलयुग के बाद आता है लौकिक युग। बिगेन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 25 कली एजेस, जब 25 कली युग खत्म हो जाते हैं, जब 25 कलियुगों का अंत हो जाता है, उसके बाद एक युग का शुरुआत होता है जिसका नाम है लौकिक युग, लौकिक एरा। ये शुरुआत होता है 3076 बीसी से। ओके दोस्तों, 3076 बीसी में लौकिक एरा स्टार्ट हुआ था। ओके, अच्छा, तीसरा हमारा एरा है विक्रम एरा। विक्रम एरा जो कमेंस्ड बाय द किंग विक्रमादित्य ऑफ उज्जैनी, उज्जैन के जो महाराज हुआ करते थे, गुप्ता वंश के राजा जो महाराज हुआ करते थे विक्रमादित्य, उन्होंने सन 58 बीसी में विक्रम एरा का, यानी अपने नाम से विक्रम युग की शुरुआत करवाई थी। उसके बाद आता है शक युग, शक एरा 78 एडी दोस्तों। ठीक है, कमेंस्ड बाय, यहाँ पे कृषाण लिखा है लेकिन यहाँ पे कुषाण आएगा दोस्तों। ठीक है, कुषाण रूलर कनिष्क ऑन द ओकेशन ऑफ द the GOI also accepted it along with Gregorian calendar on 22nd of March 1957। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है, जो कुषाण राजा कनिष्क थे, कुषाण साम्राज्य के राजा जो कनिष्क थे, उनके द्वारा ये शक एरा स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, शक एरा की स्टार्टिंग 78 एडी में हुई थी। और ये जो शक एरा है इसको GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अपने आधिकारिक यानी ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, भारत सरकार ने इसे 22 मार्च 1957 के दिन अपने ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पर स्वीकार किया था, शक युग के कैलेंडर को। ठीक है, कलाचूड़ी एरा, जो कलाचूड़ी एरा है ये कलाचूड़ी ऑफ माहिष्मती, इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग ऑफ अभिर किंग ईश्वर सेन, राजा ईश्वर सेन जो माहिष्मती के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये जो कलाचूड़ी युग है ये शुरू किया गया था 248 एडी में। अगला दोस्तों, अगला आता है गुप्ता एरा। गुप्ता एरा का टाइम पीरियड है 319 एडी से 467 एडी तक। ये गुप्ता एरा जो है, गुप्ता युग जो है, ये गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त वन, जो गुप्ता साम्राज्य के जो फाउंडर थे श्रीगुप्त, उनके बेटे थे चंद्रगुप्त वन, उन्हीं के द्वारा ये गुप्ता एरा स्टार्ट किया गया है दोस्तों। ऑन द ओकेशन ऑफ एसेंडेंस ऑफ हिज थ्रोन, यानी जिस दिन 319 एडी में जिस दिन वो अपने सिंहासन पर बैठे थे पहली बार चंद्रगुप्ता वन, उन्होंने अपने नाम से एक युग की शुरुआत की जिसका नाम था गुप्ता एरा। उसके बाद अगला युग आता है हर्ष एरा। हर्ष एरा में इंट्रोड्यूस्ड बाय किंग ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, कन्नौज आज के समय में उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है कन्नौज, जिस पर पुराने समय में राजा हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। और राजा हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं भारतीय इतिहास में, और इन्होंने भारत के साम्राज्य को, जो अपना साम्राज्य था, बहुत बड़े स्तर तक पहुंचा था। लगभग गुजरात के नर्मदा तक इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था। तो हर्ष युग की शुरुआत इन्होंने 606 एडी में की थी। ठीक है, और इसके बाद अगला जो युग आता है उसका नाम है इलाही युग। इलाही युग की शुरुआत 1556 एडी में मुगल बादशाह अकबर, जिनका नाम से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम था, इस अकबर ने
1556 एडी में शुरू करवाया था, जिसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 13 फरवरी 1556 को इलाही युग की शुरुआत की गई थी, क्योंकि 13 फरवरी 1556 को अकबर अपने सिंहासन पर बैठा था। और अकबर इज ऑल्सो नोन एज दीन ए इलाही। अकबर जो था, अकबर ने एक धर्म की भी स्थापना की थी। इसने इलाही युग की शुरुआत तो की थी, लेकिन एक धर्म की भी स्थापना की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा स्थापित किया गया एक धर्म था, जिसके केवल हालांकि ये धर्म ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि इसके केवल एक ही फॉलोअर थे और वो थे अकबर के दोस्त बिरबल। ठीक है, और ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को मतलब अपनाया नहीं, क्योंकि इसमें कोई ना देवी देवता था ना कोई भगवान था। ठीक है, इसके कारण अकबर द्वारा स्थापित किए गए दीन इलाही को किसी ने अपनाया नहीं अपने धर्म के तौर पर। इसके बाद अगला एरा होता है राजसक एरा। राजसक एरा हमारे भारत के महान सम्राट, महानतम सम्राट भारत के और मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े रूलर, सबसे बड़े राजा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा शुरू करवाया गया था, जिसका नाम है राजसक एरा। ठीक है, ये 1673 एडी में महाराज छत्रपति शिवाजी ने अपने शासनकाल में, जब वो मराठा साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे और पुणे में उनका हेडक्वार्टर था, पुणे उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो वहां पर उन्होंने पहली बार राजसक एरा की शुरुआत 1673 एडी में की दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये जो हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स होते हैं, ऐतिहासिक जो हमारे समय कालखंड होते हैं, इट इज सब डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड जो है दोस्तों, ये एक्चुअली प्री हिस्ट्री यानी इतिहास से भी पहले का इतिहास। इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कैसे विकसित हुई। लेकिन ये सभी विकसित होने से पहले भी इंसान कैसे आया, वो उसके बारे में, इंसान ने किन किन चीज़ों की खोज कर ली थी अपने खाने के लिए, शिकार करने के लिए किन किन चीज़ों का उन्होंने खोज किया था, ये सब चीज़ें हम लोग प्री हिस्ट्रिक पीरियड में पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड जो हम पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस तरह ऐतिहासिक जो समय कालखंड है वो 3 अलग और भी सब डिवाइडेड है, और भी 3 और अंदर हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनका नाम है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। ओके दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो समय काल है दोस्तों, टाइम पीरियड है, वो 30 लाख BC से 2500 BC है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग को परीक्षा में कई बार पूछा भी जा सकता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो कितना से कितना तक है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें देयर वाज ह्यूमन लाइफ बिफोर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, देयर वाज ह्यूमन लाइफ बिफोर रिकॉर्ड, नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ दिस पीरियड। इसमें ऐसा कहा गया कि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो गया था, सभ्यता विकसित हो गई थी मानवों की, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसके कारण हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहे हुए इंसानों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जान नहीं पाए। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर जो अप्रोक्स 95% जो डिस्कवरीज हैं, मेजोरिटी ऑफ द डिस्कवरीज वे आर फाउंड इन दिस पीरियड। यहाँ पे फील्ड नहीं आएगा दोस्तों, पीरियड आएगा, मैं सुधार दूंगा PDF में। ठीक है, आप लोगों को जो हम लोग PDF देंगे उसमें हम लोग सुधार देंगे। ठीक है, यहाँ पे फील्ड नहीं, यहाँ पे पीरियड आएगा। कंसिस्टेड ऑफ 5 पीरियड्स। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें भी अलग अलग 5 अलग अलग पीरियड है। ठीक है दोस्तों, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लिथिक शब्द यहाँ पे लिखा गया है, लिथिक का अर्थ होता है स्टोन, LITH। ये लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण काल, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल, और कैल्कोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, और आयरन एज यानी लौह युग जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये लिथिक एज में यानी स्टोन एज में अलग अलग हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सभ्यताओं ने, मानव सभ्यताओं के मानवों ने अलग अलग प्रकार के पत्थरों से औजार बनाए, जिससे वो लोग शिकार कर सकें, जिससे वो लोग शिकार को चीर फाड़ कर खा सकें। ठीक है, और है ना, कई सारे अलग अलग प्रकार के वे लोग पत्थरों से हथियार वगैरह बनाया करते हैं, जिससे वो लोग आसानी से शिकार कर सकें। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द, मैंने अभी बताया आपको, जो ज़्यादातर जो खोजें हुई हैं, जो ज़्यादातर हमारी जो आग की हुई, या चाहे व्हील यानी पहिए की खोज हुई, या किसी भी प्रकार के कपड़े की, जैसे हम शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े होते हैं ठंडी के मौसम या किसी भी मौसम में, इन सभी चीज़ों की खोज जो है लगभग 95% जो खोज है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड काल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इन चीज़ों के बारे में बताता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड किन के बारे में बताता है? सबसे पहले प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जो प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, इन दोनों के बीच का समय पीरियड है, समय कालखंड है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री इज ए पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैज नॉट येट डेवलप्ड राइटिंग। ठीक है,
हालांकि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, मानव सभ्यता थी, उसने अब तक लिखना नहीं सीखा था, लेकिन वो चित्र वगैरह बनाने लगे थे अपनी गुफाओं में। वो लोग अपनी जो भी चीज़ें करते थे, जैसे शिकार वगैरह खेलते थे, तो उसका चित्र बनाते थे, जिससे पता चलता है आज के समय में कि वो उस समय में शिकार खेलते थे। ठीक है, आज के समय में कई सारे उनके द्वारा बनाए गए चित्र अजंता एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, ठीक है, और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, उन गुफाओं वगैरह में उनके द्वारा बनाए गए चित्र जो हैं हमारे पूर्व मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा, वो सारी चित्रें अभी भी मौजूद हैं उन गुफाओं में। ठीक है, अगला पीरियड हमारा जो आता है वो होता है हिस्टोरिक पीरियड। अ हिस्टोरिकल एरा इज अ specific time frame. Historians have classified due to commonalities within that time frame. Common eras include the Great Depression. अच्छा, जो हिस्टोरिक पीरियड है अब इसमें 600 बीसी से अब तक चलता चला रहा है। आज तक जो भी हुआ 600 बीसी से लेकर आज तक जो भी हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास में, वो सभी चीज़ें वो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाती हैं। जैसे ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी जो आई थी पूरी दुनिया में 1929 के वर्ष में, द रोरिंग ट्वेंटीज जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, द प्रोग्रेसिव एरा जिसको हम लोग प्रगतिशील युग कहते हैं। ठीक है, द कोल्ड वॉर एरा जिसमें अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए थे और एक दूसरे का अपना अपना गुट बन चुका था, एक दूसरे के ऊपर हमला करने की तैयारी, कई बार युद्ध होते होते रह गया था, तीसरा विश्व युद्ध, एंड न्यूमेरियस अदर्स, रोरिंग ट्वेंटीज वगैरह। ठीक है, कई सारे इस हिस्टोरिक पीरियड में कई सारे मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे ये अभी बताया मैंने आपको महामंदी। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध वगैरह हुआ, इसी पीरियड में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, शीत युद्ध हुआ जिसको हम लोग कोल्ड वॉर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की अलग अलग घटनाएं घटी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर से जान लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि हम क्या क्या अंदर पढ़ने वाले इतिहास में। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या है दोस्तों हमारी, अब देखिए क्रोनोलॉजी यानी समय कालखंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, कालानुक्रम। अब हमारा कालानुक्रम में ये चीज़ें हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कितने से कितने साल तक का था, जैसे हमने आगे अभी पढ़ा ना, हमने आपको बताया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें अलग अलग प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आज तक लगभग जो है वो 30 लाख बीसी से 2500 बीसी तक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक था। वैदिक कल्चर जो है दोस्तों, हमारे वैदिक सभ्यता जो आई थी जिसमें ऋषि मुनि, महान सारे महाजनपद पीरियड वगैरह। ठीक है, ऋषि मुनि बड़े बड़े आए थे जिन्होंने भगवान वगैरह के बारे में बताया कि है ना, और मंत्रोच्चार वगैरह का विकास किया, जिन्होंने सारे वेदों का वेद ग्रंथ लिखे, उसे हम वैदिक कल्चर बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं, जो 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है। महाजनपद पीरियड जिसमें 16 अलग अलग जनपदों का निर्माण हुआ, जिसमें काशी जनपद, ठीक है, पांचाल जनपद, गांधार जनपद, ये सभी 16 अलग अलग प्रकार के जनपदों का निर्माण हुआ था। इन महाजनपद पीरियड जो है उसको 600 बीसी से 322 बीसी माना जाता है। महाजनपद पीरियड के बाद मौर्यन एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, जिसमें सबसे पहले मौर्यन एम्परर, सबसे पहले मौर्यन राजा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए, उसके बाद उनके बेटे अशोक आए, सम्राट अशोक। ये 3 राजा जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। इसके बाद आने वाले जो राजा महाराजा थे मौर्यन एम्पायर में, इन सभी के कारण वो सभी कमजोर राजा थे मौर्यन एम्पायर में, जिसके कारण मौर्यन एम्पायर बहुत जल्दी 185 बीसी में ही खत्म हो गया। ठीक है, पोस्ट मौर्यन किंगडम्स यानी मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन से किंगडम्स आए, कौन कौन से राजघरानों का निर्माण हुआ, कौन कौन से साम्राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो वो 185 बीसी से 319 ईस्वी तक पोस्ट मौर्यन किंगडम्स वगैरह ने राज किया भारत में। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ता किंगडम्स आते हैं। गुप्ता किंगडम्स में गुप्ता राजा जिसके फाउंडर गुप्ता एम्पायर के श्रीगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर चंद्रगुप्ता वन आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण राजा जो थे गुप्ता किंगडम में भी आए। ठीक है, और जिनके कारण गुप्ता किंगडम बहुत फूला फला। ठीक है दोस्तों, जिनका टाइम पीरियड 319 एडी से 550 एडी तक था। ठीक है, अगला है हमारा वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी यानी जिसमें हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आता है, जिसमें बहुत सारे, अब ये वर्धन डायनेस्टी था जिसमें हमने देवी देवताओं को जाना, अलग अलग भगवान कृष्ण की पूजा वगैरह स्टार्ट हुई, भगवान राम की पूजा स्टार्ट हुई, भगवान विष्णु वगैरह की पूजा स्टार्ट हुई। देवी देवताओं को मतलब वर्धन डायनेस्टी में ही देवी देवताओं को ह्यूमन फॉर्म दे दिया गया। ठीक है, ह्यूमनिज्म कर दिया गया उनका, यानी एक मानव के रूप में उनको दर्शा दिया गया कि भगवान कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज हमारे पास आई। इस क्रोनोलॉजी में हम यही सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये पूरे के पूरे ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है,
और इसके बाद इस तरह से हमारा जो ये इतिहास का पहला जो सीरीज था, पहला एपिसोड था हमारा, पहला चैप्टर ये खत्म होता है, जिसमें हमने आपको ये बताया कि हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी हमारी ये सीरीज, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको ये पसंद आया तो। कुछ अगर आपको पूछना हो, कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताइए कि क्या नहीं आपको समझ में, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।